तो डॉक्टर सिंह साहब, जब तक हम अपना कल्याण नहीं कर सकते हैं, जब तक कि ये दुष्ट राजनेता हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, जो ना योग्यता रखते हैं, ना क्षमता रखते हैं, ना शिक्षा रखते हैं, ना सोच रखते हैं, और ये छद्म चरित्र के, आपराधिक चरित्र के लोग हैं, और हमारे ऊपर गुलामों के सभी नियम कानून और बादशाही व्यवस्था जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को शासित करने के लिए, शोषित करने के लिए और अपमानित करने के लिए बनाई थी, वो हम पर पूरी तरह से थोपी हुई है। इन अब वजह आपने तो जीवन पर्यंत वही किया है सर। आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसलिए मैं आपने किया उस मतलब उसको भोगा है, देखा है करीब से, आपने नहीं किया है, लेकिन जीवन में ये पीड़ा तो सहन की है कि भाई लोग समझ नहीं रहे। संभवतः उस तरीके से उस समय वो दृष्टि नहीं थी कि उस पीड़ा को महसूस कर पाते। हालांकि उस पीड़ा को बिना महसूस किए मैंने तो काफी, मेरा तो हर टेनवर कुछ न कुछ क्रांतिकारी ही रहा। और पहले आपको, ये बताएं हाँ, कि आपको कोई सरकार में पद मिलने वाला था, वो मिल गया, बधाई दे दूं आज कि नहीं आपको? नहीं 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 नहीं, वैसे वैसे तो मैं जो है नेशनल पुलिस मिशन, जो कि माइक्रो मिशन 06 के तहत है, उसका मैं प्रोजेक्ट लीडर हूँ। हाँ। लेकिन अ, उसके लिए यदि आप बधाई देना चाहें तो दे दीजिए। नहीं, इसके लिए बधाई, और अब तो चाह रहे थे कि मंत्री वाला दर्जा मिल जाता, और आप प्रदेश के डीजीपी रहे हैं तो बड़ी बात है ना। देखो, ये लोग करेंगे नहीं, स्पेशली मेरे विचारों को जानने के बाद ये ऐसा जोखिम उठाएंगे नहीं। नहीं नहीं, मुझे आपने बताया बहुत विस्तार से, कई बार बात हुई थी, बीच में लखनऊ गए थे, आपको सम्मानित किया गया था, अगर आपको याद हो। जी जी। और ब्रजेश शुक्ला सर बता रहे थे, जी जी। और राज्य अतिथि भी आप रहे, तो ये बड़ी बात है। वो ईमानदारी जो है कई बार बाधाएं खड़ी करती है नहीं, उन्हें। इसमें ईमानदारी और वो वाली प्रॉब्लम नहीं है। आपकी छोट इस सोच जो है इन छदम नेताओं के पैरों के की तले नीचे की जमीन हटा देगा। सही तो कह रहे हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति अपने पैरों पर क्यों कुल्हाड़ी मारे? सही कह रहे हैं। क्योंकि देश हित तो कहीं है नहीं ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब जब देश हित प्रायोरिटी नहीं है, और देश हित क्यों होगा? इन्हें टिकट किसको मिल रहे हैं भाई? नेता तो आपका वो ही बन रहा है ना जिसको टिकट मिल रहा है। और टिकट दे किसको रहे हैं? जो ज्यादा पैसा देता है, सही जो कह जो है इनके अपने मंत्रियों के और अपने लोगों के जो है ना, बेटों और बच्चों को दे रहे हैं, रहे जिनके हैं। दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। और यदि वो जीत गए तो उनको मंत्री और कई बार तो कैबिनेट मिनिस्टर भी बना दे रहे हैं। और आप ये देखिए, जाति और धर्म के आधार पर टिकट दे रहे हैं। दूसरी पार्टी के जो दल बदलू लोग अपने सत्ता सुख के लिए आ रहे हैं, उनको टिकट दे रहे हैं। अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, और छदम नीति से जीत रहे हैं। ये कोई पॉपुलरिटी से नहीं जीत रहे हैं। ये अपने आईटी सेल का यूज कर रहे हैं। सोशल मीडिया के हैंडलर्स, जिनके करोड़ों में व्यूअरशिप है, उनको ये खरीद ले रहे हैं। तो आप ये देखिए कि इवन सोशल मीडिया में बहुत अच्छी बात कही जा रही है, लेकिन यदि आप उसे बहुत बारीकी से एनालाइज करें तो आपको ये दिखाई देगा कि वो एक भय पैदा कर रहे हैं आप में। और वो भय जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी के हित में जा रहा है, और उसके आप वोट बैंक बन रहे हैं, और उसको इसी काम के लिए एंगेज किया गया है। वो आपको भय छोड़ के फिर आगे रास्ता नहीं बता रहे हैं। जैसे क्राइम फ्री भारत मिशन आपको अंत तक रास्ता बता रहा है, वो भी बिना किसी खर्च के। वो कह रहा है हम संकल्प शक्ति से ही इन सफेद पोषों को हरा देंगे, और इसमें ना आपका 5 पैसे खर्च होगा, ना आप किसी नियम कानून को तोड़ेंगे, ना किसी कंडक्ट रूल को तोड़ेंगे, ना आप कोई चक्का जाम करेंगे, ना धरना देंगे, ना जुलूस निकालेंगे, ना जंतर मंतर पे जाएंगे, और फिर भी इनको नतमस्तक कर देंगे। और 2022 और 2024 के बीच में भी यदि हम 9 दिन का संकल्प ठीक ढंग से पूरा कर लें, तो 10वें दिन हम इतने शक्तिशाली होंगे कि प्रशासन एंड शासन हमारे ऊपर कोई गलत काम नहीं कर पाएगा। एक्चुअली में हम लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि ये कोई सार्वभौमिक सत्ताएं नहीं है। बेसिकली एक चीज है, लोगों को वो इंटरप्रिटेशन ही नहीं मालूम है। ये लोगों ने अपने आप को एज ए बादशाह और शासक स्थापित कर लिया है, जो कि ये नहीं है। एक्चुअली में संविधान में
हर सरकार की जिम्मेवारी है। तो बेसिकली आपको मालूम होगा कि शेड्यूल 7 में 3 जो है वो है लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। तो लिस्ट 1 जो है वो सेंट्रल लिस्ट होती है। यह जो है केंद्रीय शासन की सरकारों की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अधिकार निर्धारित करती है कि उनके अधिकार क्षेत्र क्या हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। लिस्ट 2 जो है वो राज्य सरकारों के लिए है। और तीसरी लिस्ट है जिसको कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, उसमें राज्य सरकार भी नियम कानून बना सकती है और राष्ट्रीय सरकार भी। तो यदि उनमें कोई आपस में कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्राडिक्शन द सेंट्रल लॉ एंड लेजिस्लेशन दैट विल प्रिवेल ओवर द स्टेट। तो जैसे आपको याद होगा जब बाबरी मस्जिद के बाद 3 सरकारें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की गिराई गई थी, वो शेड्यूल 7 में का लिस्ट 1 में लिस्ट 2 में जो एंट्री 1 है वो है कानून व्यवस्था। तो कानून व्यवस्था के तहत अपनी जिम्मेवारी निर्वहन न करने के लिए सरकारें गिराई गई थी और संविधान में इसकी व्यवस्था है। आर्टिकल 356 ने ये व्यवस्था दी है कि यदि आप सरकार जो है संविधान की व्यवस्था के अनुसार नहीं चलती है तो इसे संविधान की व्यवस्था या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की फेल्योर माना जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की फेल्योर होने पर ऐसी राज्य सरकारों को डिसमिस किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 356। और इस चीज को जमीन पे उतारने के लिए गवर्नर का इंस्टीट्यूशन है, राइट। तो हर गवर्नर प्रत्येक माह एक रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भेजता है जिसमें ये कहा जाता है कि यहाँ की सरकार जो है जो संविधान की व्यवस्था है उसके अनुरूप चल रही है, राइट, जो कि शुद्ध झूठ है। यदि आपकी 90% FIR ही नहीं लिखी जा रही है, आपको थाने से भगा दिया जा रहा है और दुष्ट लोगों की झूठी FIR, बाहुबलियों की झूठी FIR आप पे दबाव बनाने के लिए की जा रही हैं और उनके द्वारा प्रस्तुत झूठी गवाही के आधार पे आपको जेल पे भी ठूस दिया जाता है। आप अपनी बेल कराने के लिए और 10 साल तक उस केस को, झूठे केस को लड़ने के लिए आप बेबस हो रहे हैं। तो क्या ये जो लिस्ट 2 में एंट्री 2 है पुलिसिंग, तो पुलिसिंग इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और यदि वो अपनी इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं तो दे कैन बी डिसमिस्ड अंडर आर्टिकल 356। यदि हम एक सरकार को भी डिसमिस कर दें तो सभी जो है ना घुटनों पे नहीं आ जाएंगी। अच्छा, ये बाहर से भी पॉसिबल है। जैसे अज्यूम करिए कि जो पोर्टल और बाकी चीजें हमारी बन रही हैं, कल जो है हम पब्लिक से सब डिटेल लेके सेक्शन 39 CRPC के तहत हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि यदि उसके संज्ञान में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस आता है तो रिपोर्ट करने के लिए वो कानूनी रूप से बाध्य है। और यदि वो अपनी इस ड्यूटी का निर्वहन नहीं करता है तो उसको जेल में भेजा जा सकता है। और इसमें जो है उसे कि वो इनोसेंट है ये सिद्ध उसे खुद करना पड़ेगा। तो बाकी ज्यूरिस्प्रूडेंस में ये रहता है कि पुलिस और प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये सिद्ध करे कि आपने ये अपराध किया है, तब आपको सजा होगी, राइट। सेक्शन 39 में जस्ट इसका उल्टा है कि हमें केवल आरोप लगाना है कि डॉक्टर शुक्ला ने अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है, राइट। तो फिर अब डॉक्टर शुक्ला की जिम्मेवारी है कि वो सिद्ध करें कि वो इनोसेंट हैं। There are sufficient reason not to report the cognizable offense which has come to your notice. You need not to be victim. हमें सिर्फ इतना ही सिद्ध करना है कि आपके संज्ञान में ये आया, फिर भी आपने रिपोर्ट नहीं किया। तो हमारा पोर्टल जो है वो अपने सिग्नेचर से भेजेगा, क्योंकि हमारी व्यवस्था में विक्टिम को पुलिस के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। एनीबडी कैन रिपोर्ट। और इसीलिए कुछ सेक्शन में प्रोहिबिट किया गया है, जहां पे कोई थर्ड पार्टी रिपोर्ट करे और वहां आपस में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो आपने देखा हुआ जैसे कुछ दहेज या 2-3 चीजों में जो है कुछ सेक्शंस में प्रोहिबिट किया गया है कि थर्ड पार्टी कैन नॉट रिपोर्ट। बाकी उन सेक्शंस को छोड़ के बाकी सभी जो है ना अपराधों को रिपोर्ट करने के लिए हम सब जो है ना केवल कानूनी रूप से बाध्य हैं
बल्कि इसका निर्वहन ना करने पर हमें जेल भेजा जा सकता है। और उसे आपको खुद को डिफेंड करना होगा, तो बर्डन ऑफ प्रूविंग इनोसेंस लाइज ऑन यू। और मालूम नहीं डॉक्टर शुक्ला साहब, आपको ये मालूम है कि नहीं, हम सब जो है पूरे भारत के 137 करोड़ लोग पुलिस अधिकारी हैं। डू यू नो यू आर हैविंग द पावर टू अरेस्ट? एग्जैक्टली। नहीं, आपको जानकारी है ना? बिल्कुल, तो आपने तो कई बार चर्चा की है भाई, अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इस पावर का यूज, वी आर नॉट यूजिंग आवर दिस पावर। नहीं, ये पावर आपसे छिपा के रखा गया है। नंबर एक, मैंने अपनी पूरी पुलिस की नौकरी में एक केस नहीं देखा जिसमें पुलिस ने री अरेस्ट किया हो। ये सेक्शन 43 कहता है कि यू कैन अरेस्ट इवन इन प्रेजेंस ऑफ द पुलिस एंड ऑन, यदि पुलिस वाला सामने अवेलेबल है तो यू आर सपोज टू हैंड इट ओवर टू हिम एंड देन पुलिस वाला सपोज टू री अरेस्ट हिम। हमने आज तक एक भी री अरेस्ट मेमो नहीं देखा है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, यदि मान लो वहां मौके पे कोई पुलिस वाला नहीं है, तब आपको उस व्यक्ति को नियरेस्ट थाने ले जाना होगा और नियरेस्ट थाने वाला उसे री अरेस्ट करेगा। राइट? हमने आज तक ऐसा कोई री अरेस्ट मेमो, एक री अरेस्ट मेमो मेरे संज्ञान में नहीं है। तो हम तो नियमानुसार काम ना करने के आदी है ना। हम तो जो है, हम तो गुलामों पे शासन कर रहे हैं। तो गुलामों पे तो जो हमारा दिल करेगा सो करेगा। यदि हमारा दिल किया कि आपको बंद करना है तो 151 में उठा के बंद कर दिया, 109 में उठा के बंद कर दिया, क्योंकि आप गुलाम हैं और हम बादशाह हैं। नहीं, ये बात जो है, मैं विद्वान लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं, मुझे यही समझ में नहीं आता है। बेसिकली हमारी मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारे विद्वान लोग समझने के लिए ही तैयार नहीं हैं, और वो जो है अपने खुद के हित से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। अत्यंत ही डरे हुए लोग हैं, और वर्तमान व्यवस्था में उनको वो खुद अच्छा सा कमा पा रहे हैं, तो उनकी सोच का हिस्सा नहीं है कि इस व्यवस्था में बदलाव किया जाए। ये समस्या है। इसलिए हमने ऐसे स्वार्थी खुदगर्ज विद्वान लोगों को पत्थर कहा है। हमने कहा कि वो विद्वान होंगे अपने घर के लिए, राइट, हमारी सोच के लिए, हमारी सोच को जमीन पर उतारने के लिए तो वो पत्थर जैसे हैं। वी ट्रीट देम एज ए स्टोन एंड वी डोंट केयर फॉर देम, पुट देम असाइड। हम उनके बिना मूव करेंगे। प्रजातंत्र है तो हम युवाओं को कंसंट्रेट करें, हम जो है गरीब नारायणों पे कंसंट्रेट करें और उनको कंसंट्रेट करें, और उन सबको जोड़ के जो जितनी मेहनत करके लोगों को जोड़ेगा उसको जो है प्रतिष्ठा पॉइंट मिलते हैं। हमारा जो ऐप है उसमें यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो 100 प्रतिष्ठा पॉइंट मिलते हैं, राइट। तो आपको जितने ज्यादा प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे तो उसके हिसाब से हमारा सिस्टम उनको पद बांटता है। जैसे आपने 100 से 300 के बीच में प्रतिष्ठा पॉइंट प्राप्त कर लिए, मतलब आपने 1 से 3 लोगों को ही जोड़ लिया, तो आपको मोहल्ला अधिकारी बनाया जाएगा, ठीक है ना। और वो भी ऑटोमेटिकली, आपको किसी से कुछ नहीं कहना है, सिस्टम अपने आपको घोषित करेगा, ठीक है ना। ऐसे ही 300 से 500 के बीच में है तो आपको टाउन ऑफिसर बना देगा, 500 से 1000 के बीच में है तो ब्लॉक ऑफिसर बना देगा। जैसे ही आप 1000 को क्रॉस करेंगे तो आपको जो है वो जिलाधिकारी बना देगा, और जैसे ही आप 5000 को क्रॉस करेंगे तो वो आपको स्टेट ऑफिसर बना देगा, और 10,000 को क्रॉस करने के बाद वो नेशनल ऑफिसर बना देगा। और हमारे सिस्टम में हमारा ऐसा मानना है कि हम सभी नेशनल ऑफिसर होंगे, और जो हाईएस्ट जो है प्रतिष्ठा पॉइंट वाला नेशनल ऑफिसर को जो है एमएलए और एमपी का टिकट बांटा जाएगा, ठीक है ना। तो ये मिशन है, इसमें कोई पार्टी नहीं है, तो सदस्यों की जरूरत नहीं होगी। केवल जिसको आपको टिकट बांटे सिर्फ उसी को उम्मीदवार घोषित करना है, बाकी कोई सदस्यों की जरूरत नहीं है। बाकी तो 137 करोड़ लोग धीरे धीरे जो है ना इससे जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो आपको अभी जो करोड़ों रुपए खर्च करके और बहुत वो करके और इन पॉलिटिकल पार्टी अपने कंसिडरेशन से टिकट बांटती हैं, ये आप अपनी वीरता के आधार पर, अपने जो है ना मेहनत के आधार पर, जो जितनों को जोड़ेगा उस आधार पर यदि उसे अपने आप टिकट मिल जाए, केवल टिकट बांटते वक्त ये देखा जाएगा कि वो कोई बदमाश चरित्र का व्यक्ति ना हो, कोई अपराधी रिकॉर्ड का व्यक्ति ना हो, और वो भी अभी नहीं देखा जाएगा, वो उस समय देखा जाएगा जब वो उसको टिकट दिया जा रहा है। और फिर बिना खर्च के जीत करने की व्यवस्था है। तो जो ये जुड़े हुए लोग हैं, जो कि यदि हम अपना 9 दिन का संकल्प भी ठीक ढंग से करते हैं तो हम 10वें दिन 100 करोड़ होंगे। जब 100 करोड़ लोग
थाली बजाकर दीपक जलाकर अपने चुने हुए नेताओं से और शासन और प्रशासन से कोई बात कहेंगे तो वो नजरअंदाज करने की स्थिति में नहीं होंगे। अब बताइए, नजरअंदाज कर पाएंगे क्या? व्हाट डू यू फील? नहीं, मतलब शासन प्रशासन उसे नजरअंदाज कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। और फिर जो है, जब ये लोग जो है, जिस दिन से चुनाव घोषित होगा, जिस दिन आप उनको चंद्रगुप्त घोषित कर देंगे कि ये हमारा चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त का मतलब है आपने एमएलए एमपी का टिकट उसे दे दिया, राइट? तो और आप रोज जो है उस क्षेत्र के लोग जो है शाम को दीपक जलाकर, थाली बजाकर और संकल्प जो है ना दोहराएंगे कि मेरा चंद्रगुप्त ही है, मैं इसे संकल्प शक्ति से जिताऊंगा। तो आपको नहीं लगता है छद्म चरित्र के, धूर्त काले चरित्र के अनपढ़ गंवार लोग जो कि जाति धर्म पे बांट के जो है ना मक्कारी कर रहे हैं, इनमें से अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी? क्या सोचते हैं आप? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्योंकि वी हैव टू ब्रिंग ए मॉडल जो कि समस्या का समाधान करे। समस्या बताने के लिए तो यहाँ हजारों करोड़ों लोग घूम रहे हैं, समस्या नहीं सुनना है, समाधान लाना है। आपको मालूम है क्राइम फ्री भारत मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? क्या क्या क्राइम फ्री भारत मिशन जमीन पे उतार देगा, वो भी 1 साल के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, आपको जानकारी है कि नहीं? नहीं तो फिर मैं दोहराता हूँ। नहीं, आपने चर्चा की है कई बार, पर अब ये जो बात है कि भाई धरातल पे आ पाएगा, कितना समय लगेगा? ये धरातल पे क्यों नहीं आ पाएगा, ये मुझे बताइए। अच्छा देखिए, पहले तो हम ऑब्जेक्टिव बता दें, फिर अपन एक चर्चा करेंगे कि धरातल पे आने में क्या क्या दिक्कतें हो सकते हैं, ठीक है ना? संभावनाओं पे तो अपन विचार कर ही सकते हैं। डू यू एग्री विथ मी? बिल्कुल बिल्कुल, आई एम एग्री। तो पहले इसके जो है ना ऑब्जेक्टिव समझ लें। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो अपराध मुक्त भारत है, और अपराध मुक्त भारत सर्टेनिटी के साथ आएगा, क्योंकि इसमें 5 सर्टेनिटी है। और ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो है इनिशिएटिव है, जिसकी बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेवलप कर ली गई है, राइट? वो तो केवल जो है ना उस तरीके के नियम कानून जो है पार्लियामेंट के से इनेबल कर देंगे तो दूसरे दिन से जो ना वो चालू हो जाएगा, कोई बड़ा काम नहीं है। और जो छोटे मोटे गैप्स हैं वो 3 महीने से 6 महीने के अंदर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के माध्यम से हमारे बच्चे जो ना डिजाइन कर देंगे। कोई बड़ा, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी बात कर रहे हैं। नहीं, सही। वी आर टॉकिंग ऑफ द शेयर कॉमन सेंस है। तो इसमें जो 5 सर्टेनिटी है कि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी, वो भी गांव के गंवाड़ी की, जिसके पास मोबाइल हो, ना कंप्यूटर हो, ना कुछ हो, ऐसे लोगों की एफआईआर भी सर्टेनिटी के साथ जो है बिना थाने जाए दर्ज होगी। और इसके लिए मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, राइट? और ये ध्यान रखना है कि अनपढ़ गवार गांव में रहने वाला, जिसके पास मोबाइल और लैपटॉप कुछ नहीं है, ऐसे व्यक्ति की एफआईआर दर्ज होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्नोक्रेट हम और आप जैसे लोगों की नहीं, ठीक है ना? अच्छा, दूसरा ये है कि चूंकि हम लोग जो है हमारे डीएनए में ही गड़बड़ हो गई है, तो हमारे हाथ में कोई भी खिलौना आता है तो हमारा कुत्सित दिमाग जो है उसका दुरुपयोग करने की बात सोचता है, जैसे कि आरटीआई के साथ हुआ। आरटीआई के जो है ना में काफी लोग जो है वो जानकारी लेते हैं और फिर उसे ब्लैकमेलिंग के लिए यूज करते हैं। अब ये मैं जब इस बात को देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये कानून में ही हमने त्रुटि कर दी। देखिए, आरटीआई में आपने जानकारी ली, राइट? लेकिन वहां पे एक आरटीआई कमीशन की एक बॉडी बन जाए कि व्हाट एवर द इंफॉर्मेशन हुएवर इज आस्किंग दैट इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट एनी करप्शन और इट इज नॉट एनी क्राइम। ये सर्टिफिकेट यदि देने का एक हमें विंग बनाए कि वो सर्टिफिकेट दे, और यदि एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए या कहीं पे इन्वेस्टिगेशन के लिए एफआईआर करना है, वो हम आरटीआई कमीशन की जिम्मेवारी कर दें, तो पूरा जो है ना परिदृश्य नहीं बदल जाएगा? अभी आप जो है ना मांग रहे हो, फिर जो है ना ये जिम्मेवारी उस कमीशन में बैठे हुए जो तनख्वाह मिल रही हो उसकी जिम्मेवारी है। यदि उसने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं हुआ तो उसको जेल जाने की व्यवस्था कर देंगे उसी कानून में। बताओ, ये छोटे से 2 संशोधनों से आरटीआई का पूरा परिदृश्य नहीं बदल जाएगा? अभी जो है लोग बाग उसको दबाने का काम करते हैं। जो कमीशन में बैठे लोग हैं वो कैसे ग्राउंड पे सरकार को ऑबलाइज करते हुए बहुत बड़े स्कैम्स की इंफॉर्मेशन कैसे छिपाएं, इसमें पूरी एनर्जी लगा देते हैं। यदि इसका उल्टा उनका सर्टिफिकेशन उनकी जिम्मेवारी होगी और यदि उन्होंने जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं किया तो वो जेल जाएंगे, तो जेल जाना तो कोई नहीं चाहेगा ना। अच्छा, तो इसलिए जो है इसमें सर्टेनिटी ऑफ एफआईआर will be having the certainty of punishment for wrong fabricated false FIR also.
क्योंकि नहीं तो जो है दुष्ट लोग इस सिस्टम का यूज अच्छे लोगों पे जो है ना फर्जी एफआईआर दर्ज करा के उन्हें डिमोरलाइज करने के लिए यूज कर सकता है। ये एहतियात शुरू से रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बिल्कुल सही। फिर इसकी दूसरी सर्टेनिटी है कि 15 दिन में क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन सबसे साधारण किस्म के सबसे कम बुद्धिमान पुलिस ऑफिसर से अकाट साक्ष्य अपनी शक्ति से इकट्ठा कराएगा और 15 दिन में उन अकाट साक्ष्यों के साथ, जो कि डेट टाइम एंड लोकेशन के साथ लॉग्ड होंगे, हैश वैल्यू से प्रोटेक्टेड होंगे और एविडेंस एक्ट की 65B के तहत एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट सिस्टम क्रिएट करेगा। लिहाजा ये सभी एविडेंस दे विल बी नॉट ओनली बी एडमिसिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ बट दे विल बी इनफॉल्युबल, राइट। तो 15 दिन में आपका चालान हो जाएगा सभी केसेस में। तो 24 घंटे से लेके 15 दिन, कम से कम 24 घंटे के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन। तो 15 दिन में आपका चालान पेश हो गया है। फिर बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से लेके 30 दिन के बीच में न्याय होगा। ये बड़ी बात होगी कि नहीं होगी? बहुत बड़ी बात। और इसमें जो है दिस मशीनरी विल बी जनरेटिंग सो मच ऑफ द रेवेन्यू कि केवल हम इसी स्ट्रेंथ पर इस देश को कर मुक्त कर पाएंगे। तो इसमें सिस्टम ये है कि आगे चल के जब मैथिली शरण गुप्त की चलेगी तो जो विक्टिम है उसको एफआईआर दर्ज करने की, रिपोर्ट करने के लिए पैसे मिलेंगे, या आपको जानकारी मिल गई है और आपने रिपोर्ट किया तो आपको एक रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, ठीक है ना। और हर किसी को भी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलने वाली है, इवन जज साहब को भी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, राइट। तो एक मिनिमम सैलरी मिलेगी और उस सैलरी के बाद जो है एक जो जितना काम करोगे उतना जो है ना आपको रेवेन्यू स्ट्रीम आएगा, राइट। तो जो आपके फरियादी पे जो पैसे गए, जो गवाहों को पैसे गए, जो डिफेंस लॉयर को गए, जो प्रोसिक्यूशन लॉयर को गए, और सिस्टम को लगेगा यदि डिफेंस लॉयर एंड ये प्रोसिक्यूशन लॉयर मिक्स हो गए हैं तो सिस्टम विल इन्वोक एंड विल से कि हे आई एम हियर टू हैव द इंटरलोक्यूटर। तो वो एक तीसरा जो है ना वकील पेश कर देगा जो क्राइम फ्री भारत मिशन के तरफ से जो है ना घुसेगा उसमें। तो इन सबको जो है ना पैसा जो दिया जाएगा उस पैसे में टोटल करके 2 का मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। तो आपने आधा बांटा, आधा सरकार की इनकम हो गई जो कि करोड़ों में होगी, राइट। तो जितनी ये रेवेन्यू अभी इकट्ठी कर पा रहे हैं इससे 10 गुना रेवेन्यू तो क्राइम फ्री भारत मिशन दे देगा। और जो धीरे धीरे जो बहुत सारे अपराध हैं उन्हें कंपाउंडेबल बनाया जाएगा, क्योंकि जो भी अपराध अर्थ लाभ के लिए किया जा रहा है उसमें हम जेल मजबूरी में भेजेंगे आपको, ठीक है ना। फिर तो तीसरी सर्टेनिटी में आपको 30 दिन में न्याय हो गया। चौथी सर्टेनिटी कह रही है कि सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। तो ये पूरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन है जिसमें क्लाउड सोर्सिंग के माध्यम से जो अभी भी कैप्चर नहीं हो रहा है वो कैप्चर होगा। तो सिस्टम को 360 डिग्री में हर अपराधी के बारे में जानकारी होगी। तो यदि डॉक्टर शुक्ला जो है अपने घर से अपराध करने की नीयत से निकलते हैं तो सिस्टम वुड बी इन पोजीशन टू एंटीसिपेट कि आज डॉक्टर शुक्ला साहब जो है ना निकल रहे हैं, इनके साथ 3 लोग और हैं, इस गाड़ी से ये निकले हैं, और वो ये भी एंटीसिपेट कर पाएगी कि इनके पास हथियार होने की संभावना है कि नहीं है और ये कहां पर अपराध करेंगे। इसके एनालिटिक्स डेवलप कर लिए गए, राइट। तो हम सर्टेनिटी के साथ शुरू में 30-40% में और 5 साल के अंदर 99% केसेस में वी वुड बी इन पोजीशन टू इंटरवीन एंड वी विल बी इन पोजीशन टू अरेस्ट द पर्सन बिफोर ही कुड कमिट द क्राइम। तो 5 साल के बाद, इसके इम्प्लीमेंटेशन के 5 साल के बाद जो है भारत में अपराध करना एक ऑप्शन नहीं बचेगा, राइट। फिर आता है कि जब आपके चित्रगुप्त को हर कुछ मालूम है तो फिर हम क्यों ना रिहेबिलिटेट करें उन अपराधियों को, उन्हें अपराध करने के लिए क्यों छोड़ा जाए। सो देन 5th सर्टेनिटी कम्स द सर्टेनिटी ऑफ द रिहेबिलिटेशन। ऐसा पावरफुल अपराध मुक्त भारत, राइट। फिर ऐसे ही साइबर क्राइम फ्री भारत है। डॉक्टर शुक्ला, मेरा ये मानना है कि इस देश में साइबर क्राइम सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी लेचर व्यवस्था है। देखिए, आपको ये बात की जानकारी है कि जब आप साइबर स्पेस में होते हैं तो आपके 2 कंपोनेंट हवा में रहते हैं। एक होता है जो कि फिक्स कंपोनेंट है, जो कि सर्विस टेलीकॉम प्रोवाइडर के माध्यम से आप सर्विसेज परचेज कर रहे हैं, तो योर आइडेंटिटी विद द सर्विस प्रोवाइडर, राइट।
और सेकंड जो है द वोलाटाइल डाटा है, जो आईपी एड्रेस है, लोकेशनल डिटेल्स हैं, वो बड़ी आसानी से वो दे आर ऑलरेडी अवेलेबल। क्योंकि अभी तक सॉफ्टवेयर केवल बिलिंग पे उसका जोर था, तो वो केवल उसी चीज को सेव कर रहा था जिससे कि उसे बिल बनाना पड़े, राइट। जैसे कॉल डिटेल सीडीआर जो है वो इट वाज द बिलिंग और ऑपरेट ओरिएंटेड सिस्टम। अब जो वोलाटाइल डाटा को भी हम सेव करने के लिए फाइल में जो है ना सेव कर दें, तो हमें अपराधी की आइडेंटिटी मालूम है। अब हम एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना देंगे कि जब भी आपको संदेह होता है कि कोई गड़बड़ कर रहा है आपके साथ, तो इसको क्लिक कर दीजिए, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी टेकन बाय दैट योर सिस्टम इन सिटिंग इन योर मोबाइल। तो वो जो है हर चीज को रिकॉर्ड करना चालू कर देगा, और उसके पीछे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काम करेगी, राइट। वो जो है उसने देखा कि आपसे ओटीपी मांगी जा रही है, तो वो एकदम आपके उसमें एक फर्जी ओटीपी जो ना फ्लैश कर देगा, राइट। अब अज्यूम करिए कि यदि आप फर्जी ओटीपी उस अपराधी को बताते हैं, और जब उस ओटीपी का यूज करेगा तो अपने सिर के बाल नोचेगा और आपको दोबारा फोन लगा के शुद्ध गालियां देगा, राइट। और वो गालियां भी रिकॉर्ड होंगी। तो इतना एविडेंस उसके विरुद्ध होगा, और अरेस्ट करने के लिए पुलिस की जरूरत नहीं होगी, एफआईआर दर्ज करने के लिए आपको वहां जाना नहीं होगा, और जो काम करेगा उसको पैसा मिलेगा। क्योंकि हमारे पास तो 137 करोड़ पुलिस वाले हैं, यू एंड मी एंड एवरीबडी पुलिस मैन अंडर लॉ, राइट। अब आप ये बताइए, क्या साइबर क्राइम होना भारत में संभव है क्या? डॉक्टर शुक्ला, क्या कहना है आपका? जो मैंने आपका एक खाका खींचा है, उस खाके में क्या साइबर क्राइम होना भारत में संभव है? तो आप कह सकते हैं साहब चलो ये तो भारत के अंदर की बात आपकी समझ में आ रही है मुझे, जो देश के दूसरे तरफ बैठे हुए हैं उनके लिए क्या करेंगे आप, जो कि एनिमिकल कंट्रीज से सपोर्टेड हैं? तो आपके पास जब लोकेशनल डिटेल्स आ रहे हैं, उस समय जो है उसमें फिल्टर लगा दीजिए कि भाई इस कंट्री से यदि कोई चीज इमिनेट हो रही है तो एडिशनल प्रोटोकॉल उसको अपनाना पड़े, तो उसको इंडेमनिटी बॉन्ड भरना पड़े, फड़ाना करे, नहीं तो हम उसे अपने स्पेस में घुसने ही नहीं देंगे। हमारे स्पेस में वो हम थोड़ी उसको वेलकम कर रहे हैं। अपराधी घुसना चाहता है तो उससे हम एडिशनल कंडीशन, एडिशनल प्रोटोकॉल मान लेंगे। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मतलब केवल सोचने की शक्ति चाहिए। यदि आप सोच पाएंगे तो सिस्टम जमीन पर उतारना बहुत बच्चों का खेल है, राइट। अब आपके जो है ना ब्यूरोक्रेट्स को कुछ मालूम नहीं होता है, वो बिना एग्रीमेंट के कुछ भी जो है ना ठीक ढंग से एग्रीमेंट ड्राफ्ट नहीं करते हैं। अदरवाइज जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि बिलियंस में जो है ना पैसा कमा रही हैं भारतीयों से, वो जो है अपना सर्वर यहाँ लगाने के लिए मैंडेट कर लेंगे अपन, तो जो छोटी मोटी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो होल साइबर स्पेस विल बी विच इज ऑपरेटिंग फॉर द इंडियंस विद इन दैट विल बी अंडर कंट्रोल ऑफ इंडियंस, और हमारा डाटा जो है ना बाहर नहीं रहेगा, एंड दे विल बी अमीनेबल टू अवर लॉज। तो हमारे लोग तो जो है ना ठीक ढंग से सोचने के लिए और करने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारी समस्या की जड़ है। और ये दुष्ट सफेद पोश नेता, उनको अकल नहीं है, वो पैसे बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च करके नेता बन रहे हैं और दूसरे दिन से भ्रष्टाचार में लिप्त हो जा रहे हैं, और वो मशीनरी भी उसी तरफ जा रही है। जो अच्छे लोग हैं उनको किनारे रखा जाता है। तो अच्छे लोग इनको चाहिए नहीं, इनको तो चरण सेवक चाहिए। और ये दुर्भाग्य का बात है कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स में चरण सेवक बनने की होड़ लगी हुई है। हाउ डू यू रिएक्ट टू दिस? जो खाका मैंने खींचा है उससे आप कुछ हद तक सहमत दिख रहे हैं, या आपको लग रहा है कि मैं यूं ही कहे जा रहा हूं? हेलो हेलो। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि डॉक्टर शुक्ला यू आर इन एग्रीमेंट विथ मी, तो हम बात को आगे ले जाते हैं। तो साइबर क्राइम फ्री भारत हो गया है। फिर ऐप एक ऐसा डेवलप इसमें किया जा रहा है जिसमें आगे चल के चुनाव उस ऐप के माध्यम से होंगे, और खर्च करना अपने आप में एक संज्ञेय अपराध होगा। तो ये पूरी तरह से खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था होगी, और इस चुनाव व्यवस्था में भी दो तरीके के चुनाव होंगे। तो आगे चल के जो मंत्री हैं वो प्राइम मिनिस्टर या मुख्यमंत्री के प्लेजर पे अपना ऑफिस होल्ड नहीं करेंगे। दे विल बी इलेक्टेड थ्रू द ऐप। द नेक्स्ट डे, जिस दिन लेजिस्लेचर इलेक्ट होंगे,
एंड वो भी जो है सब एक्सपेंडिचर फ्री व्यवस्था होगी, और उसमें ना तो खर्च करना परमिटेड होगा, ना 1-to-1 कैनवासिंग इज परमिटेड। जो कुछ भी आपको कहना है वो डिजिटली कहना होगा, और आपको उसको आपको कन्फ्रंट भी किया जाएगा। तो जो लेजिस्लेचर इलेक्ट होके आएंगे वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उनके सेटिस्फेक्शन का जवाब देना होगा, और इस तरीके से जो है वो पूरी चुनाव व्यवस्था होगी। तो हमने ढेर सारे वीडियोज इस पे जारी किए हैं कि कैसे खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था होगी। अब जो है खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था के बाद आते हैं कि हमें पेपर करेंसी मुक्त भारत बनाना होगा, क्योंकि ये पेपर करेंसी हमने पैदा की हुई है और हमारी सभी समस्याओं की जड़ हमारी पेपर करेंसी है। तो जब हम साइबर क्राइम फ्री भारत बना चुके हैं, क्राइम फ्री भारत बना चुके होंगे, तो साइबर क्राइम जो पेपर करेंसी फ्री भारत में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आज ही बहुत तरक्की कर ली गई है, और जो थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशन डिजाइन कर लिए जाएंगे। वैसे भी 6 महीने में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर जगह अपना फाइबर पहुंचा ही रहे हैं, तो कनेक्टिविटी वुड नॉट बी एन इशू इन इंडिया, और यदि होगा भी तो उसको दैट विल बी कंपनसेटेड थ्रू द मोबिलिटी। सो कहते हैं कि जहां पे चाहे है वहां पे राह है, तो इफ देयर आर फ्यू प्रॉब्लम्स दे विल बी रिजॉल्व वेरी स्मार्टली। अब आप कल्पना करिए कि यदि पेपर करेंसी मुक्त भारत होगा, हाँ, तो ना जो है भ्रष्टाचार संभव है, ना और कोई दूसरी चीज संभव है, ना टुकड़े टुकड़े गैंग फल पाएंगे, ना ड्रग माफिया होंगे, ना हथियार माफिया होंगे। तो जो आप पैसा इकट्ठा करेंगे वो पैसा जो है ना विल कम थ्रू द ट्रांजैक्शन फीस, एंड इट विल बी एटलीस्ट 10 times व्हाट द रेवेन्यू गवर्नमेंट इज इन पोजिशन टू गेट, राइट। तो हम जो है कर मुक्त भारत भी कर पाएंगे। और फिर क्राइम फ्री भारत का एक एग्रो आयुष मॉडल है जो कह रहा है कि किसानों की आमदनी 5 गुना और हमारे मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी, और उनकी एक प्रॉपर लाइफ स्टाइल होगी। वो हर माह 50,000 का परचेजिंग पावर के बर्थ उनकी जो है ना सैलरी होगी, और यदि एक परिवार में 4 लोग हैं तो वो 2 लाख रुपए पर मंथ कमा पाएंगे, और 2 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाला अच्छे घर में भी रह सकता है, अच्छा खान पान अच्छी शिक्षा अफोर्ड कर सकता है, उसे ना किसी फ्रीवी की जरूरत होगी और ना ही किसी रिजर्वेशन की। तो ये फ्रीवी और रिजर्वेशन इन दुष्ट राजनेताओं ने अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए पैदा किया हुआ है, इसे हम बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। तो आगे चल के भारत बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनेगा और अपने आप को विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर पाएगा, और उसके पास इतनी शक्ति होगी जो कि हम अभी भूल गए थे, हमारा वैदिक ज्ञान, और वो कहता है कि ज्ञान के साथ साथ जो है युद्ध कौशल इज इंटीग्रेटेड। तो क्राइम फ्री भारत जो है विल इंटीग्रेट 137 पीपल, दे विल बी ट्रेन्ड सोल्जर एज वेल। तो भारत की तरफ किसी को देखने की औकात और हिम्मत नहीं होगी, और फिर भारत जो है सही मायने में विश्व गुरु के रूप में स्थापित होते हुए वसुंधरा कुटुंबम के प्रिंसिपल पे काम करेगा। तो शुक्ला जी बताइए, आपको पूरी अवधारणा कैसी लगी, और इस अवधारणा में आपके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, आप किसी नियम कानून को नहीं तोड़ रहे हैं, आप किसी जो है कंडक्ट रूल को नहीं तोड़ रहे हैं, और आप जो है पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंचकर गुलामों के जो नियम कानून और व्यवस्था है उसे कानून के मन बनाकर जो है ना तोड़ पाएंगे, और उसके साथ ही समृद्ध, निरोगी और दीर्घायु और विश्व गुरु भारत को भी पैदा कर पाएंगे, जहां जो कि सोने की चिड़िया नहीं होगा, सोने की हाथी होंगे, जहां पे जो है सोने की नदियां बहेंगी, इतनी समृद्धि होगी। तो मिस्टर शुक्ला, टू व्हाट एक्सटेंट यू फील अबाउट द मॉडल, आप इस मॉडल के बारे में कुछ कमेंट करना चाहेंगे? आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? हेलो मिस्टर शुक्ला, कैन यू हियर मी? लगता है कि मेरी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच रही है, तो आज इस वार्तालाप को हम यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।